Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग नस्ट के मजीद पास पेपर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मेरी तरफ से एक कोशिश है कि आप लोगों के नस्ट के एग्जाम से पहले बेतहाशा पास पेपर्स के मजीद क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाए जाएं, ताकि आप में से वो तमाम बच्चे जो इधर नस्ट के नेट नंबर 2 में अपेयर हो रहे हैं या फिर कल को आने वाले किसी भी नेट के एग्जाम में अपेयर होंगे, तो आप लोगों के लिए सदका जारिया है कि भाई लाजमी तौर पर इन लेक्चर्स को लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए कैरियर बिल्डिंग के लिए या आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए या आपके नस्ट के पेपर को इजीली सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। क्योंकि बेटा नस्ट के एग्जाम के अंदर पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, मैं अभी तक मोर देन 4000 नस्ट के एमसीक्यूज ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं। अभी तक मैं नस्ट के मोर देन 4000 एमसीक्यूज को ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं। वो तमाम मेरे स्टूडेंट जिन्होंने मेरे पास्ट पेपर्स के लेक्चर्स को लिया था, दे आर हैप्पीली स्टडीइंग इन ईदर नस्ट और इन एनी अदर गुड यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने मेरे दूसरे पास्ट पेपर्स के लेक्चर्स को लिया होगा, मैराथन्स को एंड सो ऑन। सो भाई कहने का मकसद क्या है, नस्ट के नेट नंबर 1 के अंदर 160 प्लस का स्कोर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आया। नस्ट के नेट नंबर 1 के टॉपर मेरे बैच से निकले शहीर अहमद। इसके अलावा नस्ट के नेट नंबर 1 के अंदर नस्ट बिजनेस स्कूल से 162 प्लस का स्कोर आया। इसके अलावा 155 प्लस के स्कोर काफी सारे बच्चों के आए। तो भाई वो तमाम बच्चे जो अपनी तैयारी किसी भी तरीके से कर रहे हो, देखो आप किसी भी चैनल के थ्रू, किसी भी मीडियम के थ्रू अपनी तैयारी को परफॉर्म कर रहे हो, साथ साथ कोशिश करो कि पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को लाजमी तौर पे कवर करो। क्योंकि बेटा एट द एंड ऑफ द डे याद रखिएगा, नस्ट के पेपर के अंदर 100 नंबर का पोर्शन, 100 एमसीक्यूज का पोर्शन सिर्फ मैथमेटिक्स का है। तो भाई और मैथ्स के अंदर जो एमसीक्यूज आते हैं, तो भाई वो पास्ट पेपर से बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। तो भाई जितने भी लेक्चर्स मैं आपके सामने लेकर आता हूं, उनको बनाने की एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है, जो मैं खुद बेयर करता हूं, ताकि मेरे तमाम के तमाम स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से तैयारी हासिल कर सकें। मेरे पीछे सिर्फ एक मकसद होता है कि भाई आप तमाम बच्चे जो नस्ट में पेयर हो रहे हैं, आप लोगों के लिए फायदा हो सके, आप लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से ग्रैब कर सको और अपनी तरफ से कोशिश करो कि लाजमी तौर के ऊपर नस्ट के अटेम्प्ट, नस्ट की नेट नंबर 2 के अटेम्प्ट को भी दो, नेट नंबर 3 के अटेम्प्ट को भी दो, नेट नंबर 4 के अटेम्प्ट को भी दो। क्योंकि जितने ज्यादा आप नस्ट के एग्जाम्स को दोगे, उसमें उतना आपका ज्यादा फायदा होगा। अक्सर बच्चे कहते हैं सिर्फ एक ही नस्ट का एग्जाम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो भाई याद रखिएगा, आप जितने ज्यादा चांसेस को एक्सप्लोर करते हो ना, उतने ज्यादा अच्छे चांसेस होते हैं आपके एडमिशन हासिल करने के। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। मैं तो हमेशा बच्चों को कहता हूं कि भाई अगर आपके हाथ में है, आपके लिए कोई आपके लिए पैसों की कंस्ट्रेंट नहीं है, आप इस्लामाबाद जाने का इशू नहीं है, तो नेट 3 भी दो, क्योंकि नेट 3 इस्लामाबाद में होता है। बाकी नेट 2 नेट 4 अगर आपके शहर में हो रहे हैं, तो उसको तो लाजमी तौर के ऊपर दो। जितनी भी तैयारी है दो, पास पेपर्स खाली कवर करके चले जाओ, मगर जाओ जरूर देने के लिए। उससे फायदा ये होता है कि आपको एक्सपोजर मिलता है, उससे फायदा ये होता है कि आपको एक कॉन्सेप्ट मिलता है कि भाई किस तरीके का पेपर आएगा, किस तरीके का माहौल होता है, किस तरीके के लोग होते हैं, किस तरीके का चीजें ऑपरेट कर रही होती हैं। सेकंड नंबर के ऊपर, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, अगर आप चाहते हैं कि आप भी 160 प्लस का स्कोर करें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तमाम के तमाम टॉपिक्स कवर अप हो, तो भाई लाजमी तौर के ऊपर मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 7 फेब से। इस बैच को लाजमी तौर पे ज्वाइन करें। इस बैच के अंदर आपको तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस दी जाएंगी, यानी कि तमाम की तमाम ट्रिक्स को आपको पढ़ाया जाएगा। Aptitude is all about shortcuts. Aptitude is all about time management. Aptitude is all about pressure controlling tactics. तो भाई इस लाइव क्लासेस के अंदर सबसे बड़ा फायदा आपको मिलेगा कि तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस मिलेंगी। ना सिर्फ नस्ट के अंदर आप जो भी मामूली सी फीस देते हो, वो सिर्फ नस्ट के लिए नहीं होती बेटा, उसमें नस्ट के अलावा फास्ट, जीआईके, यूईटी, कॉमसेट्स, एनईडी, प्यास, मेरान, आईबीए, क्वेस्ट, इसके अलावा पाकिस्तान की अदर टॉप 25 यूनिवर्सिटीज कवर अप हो रही होती हैं। ई कैट के बैचेस मेरे डिफरेंट होते हैं, नस्ट के बैचेस डिफरेंट होते हैं, एमडी कैट के बैचेस डिफरेंट होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैचेस डिफरेंट होते हैं। तो भाई मैं अपने बच्चों को हर चीज प्रोवाइड करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, तो 7 फेब से मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, उसको आप लाजमी तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपकी मल्टीपल टाइम लाइव क्लासेस के अंदर आपको कोर्स कवर करवाया जाएगा, आपको तमाम की तमाम ट्रिक्स सिखाई जाएंगी, आपको पूरी टाइम मैनेजमेंट सिखाई जाएगी, एप्टीट्यूड के टेस्ट को एस कैसे करने हैं, वो तमाम की तमाम चीजें आपको बताई जा रही होंगी। खैर, अपनी आज की क्लास का आगाज करेंगे। आज की क्लास के अंदर सबसे पहले नंबर के ऊपर जो क्वेश्चन आ रहा है, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, एंड दिस इज फ्रॉम द परमुटेशन। एग्जामिनर कहता है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड NSSIT। सही है ना? एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक वर्ड आ रहा है और वर्ड क्या आ रहा है? NSSIT। बताओ इस वर्ड NSSIT से तुम कितने दूसरे वर्ड्स क्रिएट कर सकते हो इसके लेटर्स को अरेंज करके। अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट है, देखो कभी भी वर्ड अरेंजमेंट आ जाए तो इसको सॉल्व करने की एक शॉर्टकट ध्यान में रखिएगा। सर हाशिम की शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है? सबसे पहले देखो टोटल कितने लेटर्स आ रहे हैं, जो भी टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आ रहे हैं ना, उनका सिंपल फैक्टोरियल ले लो। और डिवीजन के अंदर जो रिपीटेड लेटर्स आ रहे हैं, सिर्फ उनका फैक्टोरियल लिया जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है वर्ड परमुटेशन का। तो बेटा देखो यहाँ पे टोटल कितने लेटर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो ऊपर क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। नीचे डिवीजन में रिपीटेड लेटर्स देखो, यहाँ पे देखो एन रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, एस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कितनी दफा, 2 दफा, तो 2 फैक्टोरियल आ गया। आई रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, टी हो रहा है, नहीं हो रहा, तो आंसर क्या आ गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 5 फैक्टोरियल बराबर होता है
हम सबको मालूम है 120 के। आपको 7 फैक्टोरियल तक की वैल्यूज याद रखिएगा बेटा, याद होनी चाहिए, ये मजाक नहीं है बेटा। नस के टेस्ट को अगर एस करना है तो कुछ बेसिक बातें मेरी माननी पड़ेंगी। मेरी क्लासेस में भी जो बच्चा आता है उससे मैं खाली दो बातें कहता हूं। मैं कहता हूं बेटा, अगर आप मुझे अपने टीचर मानते हो, अपना उस्ताद मानते हो ना, तो एटलीस्ट मेरी बताई गई बातों पे अमल कर लो। मेरी बताई गई दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहले नंबर के ऊपर खुदारा 1 से लेके 20 तक के टेबल्स याद होने चाहिए। ये मजाक मस्ती नहीं चलेगी कि सर 19 आएगा तो मैं तो ऐसे करके निकाल लूंगा। बेटा आपके पास इतना फारिग टाइम अवेलेबल नहीं है। नस का टेस्ट 180 मिनट का है टोटल, और आपके पास 200 एमसीक्यूज आ रहे हैं। आपके पास ऑन एवरेज 1 मिनट का टाइम भी नहीं है एमसीक्यूज के ऊपर। तो ये फनकारी आप एक आध दफा तो चलो कर लोगे कि 19 into 4 आपने बेसिक वे में निकाल लिया, 4 9 क्या होता है, 4 1 4, ये एक आध दफा चल जाएगा, हर दफा नहीं चलेगा। तो खुदारा 20 तक के टेबल्स याद कर लो, मेरी पहली खास बात। दूसरे नंबर के ऊपर बेसिक स्क्वायर्स और क्यूब्स आपको याद होने चाहिए फिंगर टिप्स के ऊपर। 2 का स्क्वायर 2 की पावर 3, भाई 2 का स्क्वायर 4, फिर पावर 3 के ऊपर 8 आ गया, पावर 4 पे 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, फिर आपके पास 256, फिर 512, फिर आपके पास 1024। तो ये आपको बेसिक फिंगर टिप्स याद होने चाहिए। 3 के अंदर सिमिलरली 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, फिर 27 बनेगा, फिर 81 बनेगा, फिर 256 बनेगा एंड सो ऑन। यानी कि बेसिक लेवल पे आपको याद होना चाहिए। ये बेसिक तरीन चीज है। अगर आप किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो जिसका टेस्ट ऑलरेडी बड़ा कॉम्पिटिटिव है, जिसकी टेस्ट में ऑलरेडी बेतहाशा बच्चा बैठा हुआ है, तो वहां पे आपको दूसरे बच्चों से बड़ा खास होना होता है। मेरे इस जुमले को हमेशा याद रखिएगा कि भाई आप में और दूसरे में डिफरेंस होना चाहिए। कि भाई अगर अगला बच्चा भी तैयारी करके आ रहा है ना, तो इसका मतलब वो भी मजाक मस्ती करने नहीं आ रहा, उसको भी तैयारी करनी है ना। जब उसको भी तैयारी करनी है, आपको भी तैयारी करनी है, तो आप में कोई चीज खास होनी चाहिए कि आप उसको बीट कर सको। हमेशा इस पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखो कि भाई दुनिया में हजारों इंसान है, उसने भी अमीर बनना है, उसने भी बिलियनियर बनना है, आपने भी बिलियनियर बनना है। तो कोई तो रीजन होगा ना कि आप बिलियनियर अच्छे तरीके से बन सको, कोई तो रीजन होगा ना कि आप बन सको, वो ना बन सके। क्योंकि अगर इस दुनिया में हर कोई बिलियनियर बन जाएगा तो दुनिया कैसे चलेगी? दुनिया तो नहीं चल सकती। कोई एक ही बंदा बनेगा, नॉर्मल सी बात है भाई, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो आपको अगर स्ट्रगल करोगे तो आप बिलियनर बनोगे, आप अगर मेहनत करोगे तो आप स्ट्रगल करने के बाद ये बिलियनर बनोगे। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। सिमिलरली देखो, आपको ये मालूम होना चाहिए 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 6 फैक्टोरियल आपके पास 720 होता है। इस तरीके से आपको एटलीस्ट 7 फैक्टोरियल तक की वैल्यूज याद होनी चाहिए। 7 फैक्टोरियल तक की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ये आपको मैं बड़ी बेसिक सी बात बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा बेटा, टीचर टीचर नॉर्मली सॉल्व करवा देंगे। मेरी कोशिश होती है अपने बच्चों को थोड़ा सा एटलीस्ट बेसिक गाइडेंस दूं। ये 3 चीजें हमेशा याद रखो। अच्छा, इसके अंदर मैं एक चीज अक्सर बच्चों को और कहता हूं, एंगल्स की। कि भाई मैंने जो एक शॉर्टकट टेबल आपको याद करवाता हूं ना ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, वो शॉर्टकट टेबल पर ध्यान में रखना। ये 4 चीजें याद रखो, मैं गारंटी बेटा आज बैठ के दूंगा, तुम्हारा नस में आराम से हो जाएगा। अगर आपने मेरी तरफ से मेरी बात को तस्लीम कर लिया ना, मेरी बात को मान लिया, इन 4 चीजों को अगर आपने याद रख लिया, 1 से लेके 20 का टेबल, स्क्वायर्स और बेसिक क्यूब्स आपको याद होने चाहिए। √2 √3 की वैल्यू क्या होती है, √5 की वैल्यू क्या होती है, बेसिक चीज हो गई। इसके अलावा फैक्टोरियल्स की आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए 7 फैक्टोरियल तक की। इसके अलावा एंगल्स की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, 0 डिग्री के ऊपर, 30 के ऊपर, 45 के ऊपर, 60 के ऊपर, 90 के ऊपर। मैं आपको गारंटी देता हूं, अपनी कॉपी के टॉप पे कहीं निकले ना, सर हाशिम ने कहा था हमारा इजीली हो जाएगा नस्ल के अंदर, ये सर हाशिम के अल्फाज थे। मगर ये चारों चीजें फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। अगर आप मेरी बात तस्लीम कर सकते हो ना, तो मैं आपको एज आपका टीचर ये खुशखबरी देता हूं कि आप आराम से नस्ल में जा सकते हो इंशाअल्लाह। सही है ना बेटा? अच्छा, खैर वापस आते हैं। 2 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 2 के। तो 2 1 2 हो गया। 2 के टेबल में 6 कहां पर आता है? 2 6 क्या होता है? 12 होता है, 0 का 0। तो यानी कि आंसर क्या आ गया? 60 के बराबर। तो भाई कितने आप वर्ड्स क्रिएट कर सकते हो? अगर किसी वर्ड के अंदर लेटर आ रहे हैं NSSIT, 60 वर्ड्स को आप क्रिएट कर सकते हो। तो आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ला इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर सकते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कॉम्बिनेशन से आ रहा है। एग्जामिनर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 कॉम्बिनेशन 7। अब देखो भाई, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? हमें पता है कॉम्बिनेशन का दुनिया में फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर। किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस का r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल के बराबर होता है। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। तो भाई सिंपल तरीके से n क्या आ रहा है मेरे पास? 18 आ रहा है। तो 18 कॉम्बिनेशन 7 को ओपन करोगे तो ऊपर आ गया 18 फैक्टोरियल। नीचे देखो 18 में से 7 को जब आप माइनस करोगे, 18 में से 7 को जब मैं माइनस करूंगा तो बन गया 11 फैक्टोरियल, और यहां पर आ गया 7 फैक्टोरियल का 7 फैक्टोरियल। अब देखो इसे फर्दर एक्सपेंड करना है, कैसे करूंगा? 18 को देखो, फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट्स के अंदर एक लॉजिक होती है। क्या लॉजिक होती है? कभी भी ऊपर भी फैक्टोरियल आ रहा हो, नीचे भी फैक्टोरियल आ रहा हो, तो इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका ये होता है कि या तो आपको वैल्यू याद हो, बट अब 18 फैक्टोरियल तक की वैल्यू कोई बंदा याद नहीं कर सकता। 7 फैक्टोरियल तक की याद है, मोर देन इनफ है। सही है ना? 18 फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करोगे? इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं कि जो भी बड़ा वाला फैक्टोरियल का सिंबल होता है ना, उसको एक्सपेंड करते हैं ताकि अपोजिट साइड पे जो छोटा फैक्टोरियल का सिंबल आ रहा है वो कैंसिल आउट हो जाए। कैसे? कि देखो, मैं 18 को एक्सपेंड करूंगा, 18 के बाद 17 आएगा, 17 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद 14 आएगा, 14 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद फाइनली 11 आएगा। तो यहां पे क्या बन गया? 11 फैक्टोरियल बन गया।
अब इस 11 फैक्टोरियल से जो नीचे वाला 11 फैक्टोरियल कट जाएगा और नीचे 7 फैक्टोरियल का 7 फैक्टोरियल, तो इस 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब फाइनली मैं क्या कर सकता हूं इसको फर्दर सिंप्लीफाई, कैसे कि देखो ऊपर क्या बन रहा है, मैं चाहूं तो डायरेक्टली भी कर सकता हूं, 7 फैक्टोरियल को ओपन करूंगा, 7 फैक्टोरियल बराबर होते हैं 5040 के। मगर अगेन अगर किसी बच्चे को नहीं याद तो फिर अभी उसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करोगे, देखो 18 ऊपर क्या टर्म्स बच गई, ऊपर मेरे पास बच रहा है 18, फिर बच रहा है 17, फिर बच रहा है 16, फिर बच रहा है 15, फिर बच रहा है 14, फिर बच रहा है मेरे पास 13, फिर बच रहा है 12, सही है ना। और नीचे था 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल को मैं ओपन करवा देता हूं। 7 फैक्टोरियल को जब एक्सपेंड करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 7, आगे क्या आ जाएगा 6, आगे आ जाएगा 5, आगे आ जाएगा 4, आगे आ जाएगा 3, आगे आ जाएगा 2, आगे आ जाएगा 1। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर के साथ अगर फैक्टोरियल आ जाए इसका मतलब होता है उस नंबर से लेके बिल्कुल आखिर तक के जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उन सबका प्रोडक्ट, उन सबका मल्टीप्लीकेशन। इससे फायदा क्या हुआ, अब आप टर्म्स को सिंप्लीफाई कर सकते हो कैसे, देखो भाई 7 1 7, 7 2 इज 14, 2 से ये 2 कट गया, ओके। आगे क्या हो जाएगा भाई, 3 1 3, 3 4 इज 12, 4 1 4 से ये कट गया। अच्छा भाई 6 1 6 होता है, 6 3 क्या होता है 18 के बराबर, ओके। 5 1 5 होता है और 5 3 क्या होता है 15 होता है। तो मेरे पास कौन कौन से नंबर्स बच गए, मेरे पास ये देखो यहाँ पे 3 बच रहा है, यहाँ पे 17 बच रहा है, फिर मेरे पास 16 बच रहा है, फिर मेरे पास अगेन एक 3 बच रहा है, फिर मेरे पास 13 बच रहा है। सिर्फ ये नंबर्स बच रहे हैं। अब इनको आपको सॉल्व बिल्कुल करवाना पड़ेगा, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है बेटा, हाथ से सॉल्व करना पड़ता है। कैसे कि अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन आपकी काम आती है कि फॉर एग्जांपल मुझे ये बात मालूम है कि 17 थ्रीजर क्या होता है, हमारे फिंगर टिप्स के ऊपर 20 तक के टेबल्स, तो 17 इंटू 3 बराबर होता है किसके, 51 के, ओके ये कैंसिल आउट हो गया। 16 थ्रीजर किसके बराबर होता है, हमें ये भी मालूम है 16 थ्रीजर होता है किसके बराबर, 48 के, तो ये भी सिंप्लीफाई हो गया 48 का 48, और फाइनली 13 का 13 बच गया। अब पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, फिर उसको 13 से मल्टीप्लाई कर दो, या पहले 13 और 48 को सिंप्लीफाई कर लो, 51 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये वाली जो मैथ्स है ना, इसके ऊपर बिल्कुल आपका टाइम लग सकता है थोड़ा सा, मगर ये देखो तभी तो मैंने आपसे कहा कि 20 तक के टेबल्स अगर याद होंगे ना तो इनके लिए आपको बेसिक मल्टीप्लीकेशन नहीं करवानी पड़ेगी, ये आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होंगे कि भाई 13 3 17 क्या है 51 के बराबर है, सिमिलरली 16 3 क्या है 48 के बराबर है। अब ये वाली जो मैथ्स है यहां पे डबल प्लेस मल्टीप्लीकेशन करवा लो, कैसे कि भाई सबसे पहले मैं एक काम करता हूं 51 को 48 से मल्टीप्लाई करता हूं, 8 1 8 हो गया, 5 8 5 8 इज 40, 0 का 0 4 का 4, क्रॉस का क्रॉस, 4 1 4, 5 4 इज 20, क्या आ गया 8 का 8, 4 का 4, 4 का 4, 2 का 2, तो ये बन गया 2448, क्या बन गया 2448। अब फाइनली मैंने क्या करना है 2448 को 13 से मल्टीप्लाई, तो भाई 13 से मल्टीप्लाई करवा दो, 8 3 24 का 4 और यहाँ पे 2 का 2, 3 4 12, 12 में 2 का इजाफा करोगे 14 का 4 और 1 कैरी, 3 4 12 और 1 13 का 3 और 1, 3 2 6 और 1 7, क्रॉस का क्रॉस। अब 1 से जब पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी तो पूरी की पूरी टर्म को एज इट इज उतार दिया जाएगा, तो फाइनली मेरा आंसर क्या आ गया, ये आ गया 4 का 4 8 और 4 12 का 2 और 1, 4 और 4 8, 7 और 4 7 और 3 10 होता है, 7 और 4 11 हो जाएगा, और 2 और 1 3, तो ये बन गया 31824, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। टाइमर लगा के चेक कर लो कितने अरसे में सॉल्व किया, मुश्किल से मैं पढ़ा के सॉल्व कर रहा हूं, मुंह से बोल के सॉल्व कर रहा हूं, उसमें मुश्किल से 1 1.5 मिनट लगा होगा। तो भाई अगर मैं उसके बगैर सॉल्व करता मुंह से बोले बगैर तो मुश्किल से 30 सेकंड में सॉल्व होना था क्वेश्चन, मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर। तो कौन कहता है टाइम सकर है, भाई आपको लग रहा है टाइम सकर क्वेश्चन है, मगर देखो जैसे मैंने आपसे कहा अगर मुझे टीचर मानते हो बेटा मेरी 4 बातों पर अमल कर लो। मैं अगेन बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखो एक अच्छे बच्चे में, एक नस के बच्चे में और एक नल्ले बच्चे में डिफरेंस होता है ना यार। भाई एक नल्ला बच्चा क्या करेगा, नल्ला बच्चा करेगा भाई पहले 3 इंटू 17, 3 को देखो, एक नल्ला बच्चा क्या करेगा, नल्ला बच्चा पता क्या करेगा, वो बोलेगा भैया 3 इंटू 17 करना है, तो 3 7 इज 21 का 1 और 2 कैरी, 3 1 3 और 2 का इजाफा, ये आ जाएगा 51, फिर वो 16 3 ऐसे करेगा, फिर उनको बैठ के मल्टीप्लाई करेगा, इसमें टाइम जाया होता है, इसमें क्या होता है टाइम का जया होता है। आपको अगर 20 तक के टेबल्स याद है आपकी काफी हद तक मैथ्स आसान हो जाती है, काफी हद तक मैथ्स आपकी आसान हो जाती है। तो भाई देखो विद इन सेकंड पे सॉल्व कर सकते हो, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। भाई मुझे बताओ इसमें क्या मुश्किल बात है, फ्री के नंबर है यार, ये कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में फ्री के नंबर है, अगर इसमें भी नंबर आपके कट रहे हैं इसका मतलब आपने मैथ्स बहुत ही किसी खराब बंदे से पढ़ी, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम सॉरी टू से यार। भाई इनमें नंबर नहीं कटने चाहिए, फ्री के नंबर्स हैं आपके। भाई ये ऐसे क्वेश्चन को हम कहते हैं हलवा क्वेश्चंस का, तो हलवा क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है फॉर एनी लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस द इंक्लिनेशन इज डैश, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। मेरे बैच के शागिर्दों आंसर बताओ जल्दी से, चैट के अंदर क्या होगा है भाई, क्या कहा था मैंने आपको, क्या पढ़ाया था, फॉर एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सबसे पहले तो समझो एक्स एक्सिस की इंक्लिनेशन क्या होती है, देखो इंक्लिनेशन का मतलब होता है एंगल, कौन सा एंगल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल। तो हमेशा याद रखिएगा एक्स एक्सिस की इंक्लिनेशन होती है, यानी कि एक्स एक्सिस से जो एंगल फॉर्म हो, तो जाहिर सी बात है एक्स एक्सिस के ऊपर वो एंगल क्या होगा, जीरो होगा, तो एक्स एक्सिस की इंक्लिनेशन क्या होती है, जीरो के बराबर। लेट सपोज अगर एग्जामिनर पूछ लेता वाई एक्सिस की इंक्लिनेशन क्या होती है, याद रखिएगा वाई एक्सिस की इंक्लिनेशन होती है 90 डिग्री।
इंक्लिनेशन कहते कैसे हैं? इंक्लिनेशन कहते हैं पॉजिटिव के एक्स एक्सिस से तुम्हारी लाइन तक बनने वाला एंगल, उसको कहा जाता है इंक्लिनेशन। तो अगर एक्स एक्सिस की इंक्लिनेशन मांगी हुई है तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो एक्स एक्सिस से एंगल बनेगा वो क्या होगा? जाहिर सी बात है भाई, अगर मैं बाहर निकलूंगा एक्स एक्सिस से तो एंगल फॉर्म होना स्टार्ट होगा ना। अभी मैं एक्स एक्सिस के ऊपर ही खड़ा हूं, तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही खड़ा हूं तो एंगल क्या होगा? जीरो के बराबर होगा। वाई एक्सिस की इंक्लिनेशन क्या होती है? 90। क्योंकि देखो यहां से लेकर यहां तक का एंगल क्या बनेगा? 90 के बराबर। एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? एग्जामिनर कह रहा है वो लाइन जो एक्स के पैरेलल हो उसकी बताओ इंक्लिनेशन। हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो वो सेम एक्स एक्सिस की प्रॉपर्टीज को प्रोसेस करती है। तो वो लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसका भी इंक्लिनेशन क्या होगा? जीरो के बराबर। सिमिलरली अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है उसकी इंक्लिनेशन क्या होगी? रिमेंबर दिस थिंग, कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल हो उसकी इंक्लिनेशन भी क्या होती है? सेम वाई एक्सिस वाली होती है, क्योंकि वो सेम वाई एक्सिस की प्रॉपर्टीज को प्रोसेस करेगा तो उसकी इंक्लिनेशन भी क्या होगी? 90 डिग्री के बराबर। दैट्स द लॉजिक हियर। क्लियर है बेटा? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बाय द वे चीज पूछी भी है कि भाई फॉर एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस द इंक्लिनेशन विल बी डैश। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। हमेशा याद रखिएगा कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो वो एक्स एक्सिस की प्रॉपर्टीज को प्रोसेस करती है। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो वो वाई एक्सिस की प्रॉपर्टीज को प्रोसेस करेगी। तो सिंपल तरीके से इंक्लिनेशन क्या होगी? 90 डिग्री के बराबर। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? पाई बाय 2 का होना। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन कभी कभार और भी आ जाता है, इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अब बच्चा परेशान हो गया, सर इतना मुश्किल क्वेश्चन आ गया था, एग्जामिनर कह रहा था लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स। अरे भाई गौर से समझो, अगर कोई लाइन एक्स के परपेंडिकुलर है तो दर हकीकत वो वाई के पैरेलल है। कैसे? कि भाई देखो, अगर कोई लाइन एक्स के क्या है? परपेंडिकुलर, तो वाई के तो पैरेलल होगी ना, तो सेम 90 डिग्री होगा। या फिर एग्जामिनर बच्चे को कभी कंफ्यूज कर देता है। एग्जामिनर कहता है तुम्हारे पास कोई लाइन है वो वाई के परपेंडिकुलर है। अब बच्चा बेचारा कंफ्यूज को, सर वाई के परपेंडिकुलर, तो भाई वाई के परपेंडिकुलर लाइन कैसी होगी? कि देखो वाई एक्सिस की लाइन है, इसके परपेंडिकुलर के ऊपर लाइन आ रही है, तो भाई कोई लाइन अगर वाई के परपेंडिकुलर है तो दर हकीकत वो एक्स के तो पैरेलल है ना, तो सेम एक्स की प्रॉपर्टीज आ जाएगी यार। क्या मुश्किल बात है? इंक्लिनेशन क्या होगी? जीरो के बराबर होगी। भाई एग्जामिनर का काम आपको कंफ्यूज करना है। अगर मैं आपका एग्जामिनर हूंगा आई विल बी टेस्टिंग यू, सिंपल इज दैट यार। मैं क्यों चाहूंगा कि एक नल्ला बच्चा सेलेक्ट हो? देखो नल्ला बच्चा, मैं ये नहीं कहता कि किसी को बुरा लगे। नल्ले बच्चे का मतलब क्या होता है? जो पढ़ता नहीं है, बच्चा जो हर वक्त इंस्टाग्राम में स्नैपचैट में लगा रहता है, जो मिर्जापुर जैसी सीरीज देखता रहता है, जो अपना टाइम का ज़िया करता है भाई। जो वो आजकल रील्स बना रहा होता है, कौन सी भाई? कौन तला वाली है। मेरे पास कल एक क्लास में बच्चा मुझसे कह रहा है सर आप तला को जानते हैं? मैंने बोला बेटा मैं तुमसे ज्यादा अच्छा टीचर हूं, मतलब कि मुझे मालूम है कि रील्स में क्या चल रहा होता है। तो खैर मजाक मस्ती एक जगह के ऊपर, मेरी आदत है भाई, मैं पढ़ाते हुए थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन दे रहा होता हूँ। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई इस तरह की फनकारियां नहीं करनी। कोशिश करनी है कि भाई ये जो 4-5 आपके महीने हैं ना, ये जो बेटा आपके 3 से 4 महीने हैं, इन 4-5 महीनों में खुदारा मोबाइल को एक साइड पे कर दो। जो भी सोशल मीडिया का अकाउंट है उसको डीएक्टिवेट कर दो। एज अ बड़े भाइयों वाला, आपका टीचर वाला एक मशवरा आपको दे रहा हूँ। मुझे आप जो भी समझते हो ना अपने लिए, एज अ उस्ताद कह लो, एज अ रूहानी वालिद कह लो, एज अ टीचर कह लो, खुदारा 3-4 महीने के लिए मोबाइल को साइड पे कर दो। कोई इंस्टाग्राम, कोई स्नैपचैट, कोई फेसबुक नहीं करना। अगर यूट्यूब भी पढ़ना है तो पढ़ने के लिए बिल्कुल उठाओ। मैं तो खुद मानता हूँ कि भी आज की जनरेशन के यूट्यूब जरूरी है, क्योंकि पढ़ने के पढ़ता है भाई, नॉर्मल सी बात है। मगर उसके अलावा जो आपकी दूसरी अदर एक्टिविटीज है, कोशिश करो उनको रिड्यूस कर दो। कोई फुटबॉल नहीं होती, कोई जिम शिम नहीं होती। ये डोली शोले जो होते हैं ना, बॉडी शॉडी जो होती है, बेटा जिंदगी में एक वक्त आएगा सब बनाने को टाइम मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतना टाइम होता है, बट मैं भी नहीं बना पाता है अपनी जिम। अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, आपको लगता होगा कि सर के पास तो बहुत टाइम अवेलेबल होगा। नहीं यार, बिल्कुल टाइम अवेलेबल नहीं होता। तो मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आप अपने पढ़ने के टाइम में से जा रहे हो ना कहीं जिम के ऊपर, कोई एक्सरसाइज करने के ऊपर, या पर्टिकुलरली कोई स्पोर्ट्स के ऊपर, तो गलत कर रहे हो। आपका टाइम अभी सिर्फ पढ़ने का है। कोशिश करो दिन में जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। और ये जो क्वेश्चन मुझसे अक्सर बच्चे पूछते हैं ना, सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, इंतहाई बेकार क्वेश्चन है। मैं आज तक खुद एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट अपने आप को आंसर नहीं दे सका। अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई वाज अ टॉपर। मेरे पास एक डिग्री पाकिस्तान की है, मेरे पास एक डिग्री यूनाइटेड स्टेट्स की है, यूनाइटेड स्टेट्स की टॉप टायर यूनिवर्सिटी की है, पाकिस्तान की टॉप टायर यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे पास है। मैं आज तक कभी इस सवाल का जवाब खुद को नहीं दे सका कि यार कितने घंटे पढ़ना चाहिए। मेरे नजदीक आपको उस वक्त तक पढ़ना है जब तक कि आप कामयाब ना हो जाओ। इसका कोई जवाब नहीं है। देयर इज नो एज सच टाइम कि आपको कितने घंटे पढ़ना है, 2 घंटे दिन में, 4 घंटे। एक पढ़ाकू बच्चा दिन में 6 घंटे पढ़ता है, तो आप भी 6 घंटे पढ़ोगे तो आप कामयाब हो जाओगे? ऐसा कुछ नहीं होता यार। एक पढ़ाकू बच्चा दिन में 6 घंटे पढ़ के कामयाब हो सकता है, इट्स गुड फॉर हिम। अगर आप 2 घंटे पढ़ के पूरा कोर्स कवर कर सकते हो, इट्स टोटली गुड फॉर यू। आपने कोशिश ये करनी है कि आप जितना ज्यादा पढ़ सकते हो पढ़ो। मैं तो आपको कहूंगा कि भाई आपको जो 4-5 महीने का टाइम है, यार तुम आज फरवरी में खड़े हो, आज फरवरी की 2 तारीख है अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई तुम्हारे पास कितना ही टाइम रह गया? जून के अंदर सारी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट खत्म हो जाएंगे, मुक जाएंगे बेटा। जून में हर यूनिवर्सिटी का टेस्ट खत्म हो जाएगा। मुश्किल से 6 महीने हैं, इन 6 महीनों में जान मार लो। एज अ टीचर मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप किसी अच्छी जगह पे होगे आज से 4 साल बाद। अपनी तरफ से बेस्ट दे दो, अपनी तरफ से मेहनत कर लो, खुदारा तुम एक बहुत अच्छी जगह के ऊपर जाओगे, मेरी तरफ से आपको गारंटी है। मगर ये 4-5 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है। खैर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर मुझसे कहता है
इफ y इज इक्वल टू 5t प्लस 16 था। अच्छा, ये क्वेश्चन बेसिकली आ रहा है, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई y की वैल्यू किसके बराबर है, ये आ रही है 5t प्लस का 16। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है dy बाई dx। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको डेरिवेटिव लेना है x के रिस्पेक्ट से। अब देखो भाई, इस क्वेश्चन की एक लॉजिक को पहले तो पिक करो। अक्सर बच्चों को इस क्वेश्चन में लॉजिक ही समझ में नहीं आती, उन्हें समझ में नहीं आता कि भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। हमेशा याद रखिएगा, दुनिया के अंदर अगर आप कभी भी बेटा डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट के ऊपर, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो के बराबर। मगर अगर कभी भी मैं दुनिया में डेरिवेटिव को अप्लाई करता हूं किसी ऐसे कांस्टेंट पे जिसके साथ कोई वेरिएबल आ रहा है, अच्छा वेरिएबल क्या होता है भाई, कॉमन वेरिएबल होता है एक्स, वाई या फिर जेड का, सही है ना। इसके अलावा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, टी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, ये कॉन्स्टेंट्स ही होते हैं। तो भाई अगर कभी आप किसी कांस्टेंट के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हो, ऐसे कांस्टेंट के ऊपर कि जिसके साथ कोई ना कोई आपके पास वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो ऐसे पर्टिकुलर कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो नहीं होता, बल्कि कांस्टेंट पहले आ जाता है और आप सिंपल तरीके से डेरिवेटिव को वेरिएबल के ऊपर, फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर देते हो। ये बेसिक लॉजिक है भाई, ये आपको खुदारा मालूम होनी चाहिए। अब देखो, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर मुझसे कह रहा है कि भाई मैंने करना क्या है, मैंने सिंपल तरीके से 5t प्लस 16, मेरे पास एक इक्वेशन आ रही है, मुझे क्या लेना है बेटा, उसका डेरिवेटिव लेना है। कैसे अप्लाई करूंगा, देखो भाई अगर आप इसका डेरिवेटिव लेने के ऊपर जाओगे ना, तो भाई मुझे डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से लेना है। तो यहां पे देखो 5t प्लस 16 है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो कॉमन फंक्शन होते हैं वो x होता है या तो y होता है या z होता है। यहां पे 5t क्या है, कांस्टेंट है, तो 5t का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो के बराबर। 16 क्या है, कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा, जीरो के बराबर। तो मेरा ओवरऑल आंसर क्या होगा, जीरो के बराबर। पेपर में बहुत दफा आपको एक ऑप्शन गिवन होगा 5 का भी, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करके 5 को आंसर कर देंगे। भाई क्वेश्चन में उसने एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव मांगा, बता तो इसका मतलब टी क्या है, टी एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा ना बेटा, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव मांगा हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जीरो के बराबर। ये बेसिक क्वेश्चन है भाई, बहुत पेपर में आते हैं। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर अगेन इसी तरह की लॉजिक के ऊपर एग्जामिनर पूछ रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है y इज इक्वल टू 60 प्लस का 16। तो आगे एग्जामिनर कहता है कि भैया dy बाई dx निकालो। अगेन देखो यहां पे फंक्शन में x की रिस्पेक्ट से कोई भी फंक्शन नहीं गिवन, तो भाई अगर मैं इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के ऊपर जाऊंगा, तो भाई यहां पे देखो मेरे पास x का वेरिएबल नहीं आ रहा, तो x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लूंगा तो कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगी, और आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से जीरो के बराबर। उसके पीछे रीजन ये कि यहां पे आपके पास टी गिवन है, टी को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, क्योंकि देखो आपसे जो डेरिवेटिव मांगा हुआ है वो एक्स के रिस्पेक्ट से मांगा हुआ है ना, तो यहां पे एक्स का वेरिएबल तो आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब देखो टी आ रहा है, तो टी तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो 60 का डेरिवेटिव जीरो हो गया, 16 तो वैसे ही कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव भी जीरो हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सिंपल तरीके से जीरो के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना एक सिंपल तरीके से फंक्शन आ रहा है 2x² प्लस का 8x। इसका आपको क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, dy बाई dx निकालना है। कैसे निकालोगे बेटा, सिंपल तरीके से देखो, अगर मुझे इस कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव लेने का सिंपल मेथड कि भाई मुझसे एग्जामिनर कह रहा है कि 2x² प्लस के 8x का डेरिवेटिव बताइए। तो भाई जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो कैसे निकालेंगे, बहुत बेसिक है भाई। 2x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से 4x के बराबर, सही है ना बेटा। 2x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4x के बराबर। 8x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 8 के बराबर। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, हमारे पास सॉल्व हो गया, आंसर आ गया 4x प्लस का 8। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो भी रिसेंट डेज के अंदर बहुत ज्यादा नस्ट में पूछा गया, वो ये क्वेश्चन था कि साइन एक्स की पावर में आ गया कॉस एक्स। एग्जामिनर कहता है इसको सॉल्व करो। अब देखो मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताता हूँ, कभी भी दुनिया में किसी भी फंक्शन की पावर में अगर फंक्शन आ जाए ना, इसको सॉल्व करने की एक शॉर्टकट होती है। देखो आप लोगों ने बचपन से लेकर आज तक पढ़ा हुआ है कॉमन एक्सपोनेंट का फॉर्मूला डेरिवेटिव के अंदर, या फिर आप लोगों ने पढ़ा होता है नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला डेरिवेटिव के अंदर, कि भाई डेरिवेटिव के अंदर नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है। डेरिवेटिव के अंदर नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला ये होता है कि एक दफा नेचुरल एक्सपोनेंट को एडिड लिखोगे, फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लोगे। या फिर कॉमन एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है कि कॉमन एक्सपोनेंट को एडिड एक बार लिखोगे, फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, फिर सिंपल तरीके से ln को अप्लाई करोगे जो भी आपके पास बेस में नंबर था उसके ऊपर। तो ये दो फॉर्मूलाज मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। मगर कभी कभार एग्जामिनर क्या बोलता है, एग्जामिनर कहता है कि भाई फंक्शन की पावर में फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। देखो अक्सर बच्चों को लगता है कि इनमें से कोई फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं। देखो ये वाला फॉर्मूला कब इस्तेमाल करोगे, जब नेचुरल नंबर की पावर में फंक्शन आ रहा है। ये वाला फॉर्मूला कब इस्तेमाल करोगे, जब किसी भी नंबर की पावर में कोई फंक्शन आ जाए। तो ये दो फॉर्मूलाज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंट का, कॉमन एक्सपोनेंट का। मगर यहां पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फंक्शन की पावर में अगर फंक्शन आ जाए, फंक्शंस की पावर में क्या आ जाए, फंक्शन, तो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है कि भाई इसको सॉल्व करने के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला है कि भाई लेट सपोज मैं कहता हूं कि एफ की पावर में मेरे पास आ रहा है जी एक्स। एफ का मतलब क्या है, फंक्शन, जी का मतलब भी क्या, फंक्शन।
तो एक दफा आपने अपने क्वेश्चन को एडिटिव लिखना है, फिर पावर से पावर में जो आपका फंक्शन आ रहा है उसको लिखोगे, डिवीजन में जो बेस में आपका फंक्शन आ रहा है उसको लिखोगे, फिर बेस वाले फंक्शन का क्या निकालोगे बेटा, डेरिवेटिव, बीच में साइन लगाओगे किसका, प्लस का। अब यहां पे लिखोगे ln, और जो भी बेस वाला फंक्शन था वो ln का फंक्शन बन जाएगा, फिर पावर में आने वाले फंक्शन का क्या ले लोगे, डेरिवेटिव ले लोगे। ये शॉर्टकट फॉर्मूला होता है कि अगर कभी भी फंक्शन की पावर में फंक्शन आ जाए। तो भाई ये क्वेश्चन रीसेंट ईयर्स के अंदर, रीसेंट पेपर्स में, नस में बहुत ज्यादा आया है कि लेट सपोज एग्जामिनर कहता है sin x की पावर में cos x, उसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, देखो इसका विद इन सेकंड पर डेरिवेटिव। कुछ टीचर्स आपको बताएंगे, वो ट्यूशन वाले बाजी बाजी हमको बताएंगे कि भाई ln का कांस्टेंट अप्लाई करना, ये करना, वो करना, लंबा सा मेथड। भाई इसका शॉर्टकट फॉर्मूला देखो, सिंपल तरीके से एक दफा आपने अपने क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी डाउन कर दिया, फिर पावर में आने वाले फंक्शन को लिखा, फिर नीचे डिवीजन में बेस में आने वाले फंक्शन को लिखा। अब जो बेस में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लो, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, कॉस एक्स के बराबर, बीच में साइन लगाओगे किसका, प्लस का, बीच में साइन लगाओगे किसका, प्लस का। अब सिंपल तरीके से ln को लिखो, जो भी बेस वाला फंक्शन है, बेस वाले फंक्शन का मतलब नीचे वाला फंक्शन, उसका आपने ln के साथ लिख दिया, फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, ये बराबर होगा नेगेटिव के साइन x के बराबर। सिंपल तरीके से क्वेश्चन का आंसर आ गया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत पेपर में आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर्स के अंदर रिसेंट ईयर्स के अंदर आ रहा है, तो इसको ध्यान में बिठाइएगा। मैं आपको इसके ऊपर एक और एग्जांपल दिखाता हूं। लेट सपोज मैं कहता हूं क्वेश्चन आ रहा है x की पावर में ln x का क्वेश्चन सही है ना, लेट सपोज ये क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, अगेन कि देखो फंक्शन की पावर में क्या आ रहा है, फंक्शन की पावर में कभी भी फंक्शन आ जाए कैसे सॉल्व करना है, एक दफा अपने क्वेश्चन को एडिटिव लिखोगे, फिर पावर में आने वाले फंक्शन को लिखोगे, नीचे डिवीजन में बेस वाले फंक्शन को लिखोगे, आगे जाके बेस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, एक्स का डेरिवेटिव एक्स रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा, प्लस का साइन, ln का ln, जो भी बेस वाला फंक्शन है वो ln का फंक्शन बन जाएगा। अब पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो ln x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x के बराबर। ये आपका सिंपल तरीके से आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा नस्ट के अंदर अभी रिसेंट ईयर में पूछा जा रहा है, तो इसको आपको ध्यान में बिठाना पड़ेगा। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इत्तेफाक से हमारे पास एग्जामिनर कह रहा है कि भैया ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव, ए की पावर एक्स का मतलब क्या, कॉमन एक्सपोनेंट मैंने आपको वैसे ही बता दिया। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, भाई कॉमन एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, एक दफा कॉमन एक्सपोनेंट को लिखोगे, फिर सिंपल तरीके से ln को अप्लाई करोगे बेस वाली टर्म के ऊपर, और फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लोगे। तो x का डेरिवेटिव x रिस्पेक्ट से 1 होता है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया ए की पावर x इंटू ln a, ये मेरा आंसर होगा। अब मुझे ऑप्शंस में कहीं भी नहीं दिख रहा, बच्चा बेचारा परेशान हो गया। अरे भाई एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर रहा है, भाई ln को उसने ओपन किया हुआ है। देखो ln किसके बराबर होता है, ln बराबर होता है हमारे पास अ लॉग हैविंग अ बेस e। ln किसके बराबर होता है, ln बराबर होता है बेटा हमारे पास अ लॉग हैविंग अ बेस e, ln उसके बराबर होता है, ऐसा ही है ना बेटा। तो भाई या तो अगर ये पेपर बन जाएगा, ये बन जाएगा a की पावर x, और ln की जगह पे क्या आ जाएगा, ln की जगह पे आ जाएगा लॉग हैविंग अ बेस e, और यहाँ पे फंक्शन क्या आता है a का a। तो ऑप्शन में चेक कर लो, कहीं पे या तो ये आंसर होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए, कहीं पे भी नहीं आ रहा। अब कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, सर ये देखे ना ये आ तो रहा है, अरे भाई ये लॉग बेस a आ रहा है, हमारे पास लॉग बेस a नहीं है। ln का मतलब होता है लॉग हैविंग अ बेस e, ln का मतलब होता है लॉग हैविंग अ बेस e, तो ये कभी भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। तो बहुत सारे बच्चे इसमें टिक कर देते हैं, ना तो ये आंसर होगा आपके पास, सही है ना। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, नन ऑफ दीज है। क्योंकि देखो या तो मेरा आंसर होता है ए की पावर एक्स इंटू ln ए, बट अगर ln को वो एक्सपेंड भी करवाऊंगा ना, तो ln किसके बराबर होता है, ln बराबर होता है लॉग ई के। तो भाई या तो ये आंसर होता, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं गिवन, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है, नन ऑफ दीज के बराबर। करेक्ट आंसर क्या है, नन ऑफ दीज के बराबर। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एग्जामिनर कहते हैं डेरिवेटिव अप्लाई करो साइन स्क्वायर एक्स के ऊपर। भाई ये क्वेश्चन मैं अपने बैच के बच्चों को स्पेसिफिकली पढ़ाता हूं, मेरे बैच के बच्चे मुस्कुरा रहे होंगे। हमेशा याद रखिएगा दुनिया में दो चीजों के बारे में, भाई अक्सर बच्चों को पता ही नहीं होता डिफरेंस क्या है। अगर मैं आपके सामने लिखता हूं ना, कहीं पे लिखा हुआ आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स, या फिर मैं आपके सामने लिखता हूं कहीं पे लिखा हुआ आ जाए साइन एक्स स्क्वायर, अगर मैं आपसे कहता हूं इन दोनों का डेरिवेटिव लो, अक्सर लोगों को लगेगा एक ही चीज है। बेटा ये दो बहुत डिफरेंट चीजें, खुदारा ध्यान में रखिएगा। दुनिया के अंदर कभी भी कहीं पे भी अगर लिखा हुआ आ जाए ना साइन स्क्वायर एक्स या फिर साइन एक्स स्क्वायर, बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। भाई साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव का मतलब क्या है, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब है कि पावर जो आ रही है वो साइन पे आ रही है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लोगे पहले इसको समझो। अगर कहीं पे साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है, जो कि इस क्वेश्चन में मांगा हुआ भी है, भाई साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है, पावर तुम्हारे पास साइन के ऊपर आ रही है, और डेरिवेटिव में डायरेक्टली साइन स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता, डेरिवेटिव में साइन एक्स का फॉर्मूला है या साइन एंगल का फॉर्मूला है। तो भाई अगर साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहां पे आपको बेसिकली पावर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। पहले पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर को पहले लिखो,
पावर में से एक माइनस करके लिखो, फिर बेस का डेरिवेटिव ले लो, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स के बराबर। तो आपका आंसर क्या आ गया, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के बराबर। या फिर बहुत दफा ऑप्शंस के अंदर गिवन नहीं होता, देखो यहां पे तो ऑप्शंस में गिवन है, एग्जामिनर अच्छा बंदा है, गिवन है, मगर बहुत दफा ऑप्शंस के अंदर ये चीज गिवन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री को तरीके से पढ़ा है तो साइन का डबल एंगल फॉर्मूला होता है कि भाई 2 साइन एंगल कॉस एंगल किसके बराबर होता है, साइन के डबल एंगल के। तो बहुत दफा ऑप्शंस के अंदर आपको साइन 2x भी गिवन होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी ऑप्शंस को ऑप्शंस का गिवन है। सिमिलरली देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं ना कि साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ, तो ये डिफरेंट चीज है भाई। साइन एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव का मतलब क्या है, यहां पे स्क्वायर एंगल के ऊपर है, तो साइन एंगल स्क्वायर आ रहा है, तो साइन का तो डेरिवेटिव में फॉर्मूला मौजूद है, सिंपल अप्लाई कर दो। साइन का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है कॉस के बराबर, जो भी एंगल आ रहा है उसको एडिटिव लिखोगे, फिर आगे जाके एंगल का डेरिवेटिव लोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बन जाएगा। तो इस टर्म का देखो डेरिवेटिव ये होता है, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव ये होता है, दो डिफरेंट चीजें, ये बहुत पेपर में पूछी जाती हैं। सिमिलरली अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाऊं, मैं कहता हूं पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है, लेट सपोज कॉस स्क्वायर 2x, या फिर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कॉस 2x का स्क्वायर। सही है ना, यानी कि यहां पे मेरे पास इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है, 2x के ऊपर कंप्लीट पे स्क्वायर आ रहा है। अब देखो इसका डेरिवेटिव अलग निकलेगा, इसका डेरिवेटिव अलग तरीके से निकलेगा। कैसे? कि देखो यहां पे मेरे पास जो स्क्वायर आ रहा है वो कॉस के ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे पहले डेरिवेटिव में पावर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। पावर को पहले लिखेंगे, पावर में से एक माइनस करके लिखोगे तो क्या बन गया, कॉस 2x। फिर बेस का डेरिवेटिव लोगे तो cos 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा नेगेटिव का sin 2x। और अभी भी यहां पे बात खत्म नहीं होगी, क्योंकि देखो यहां पे एंगल आ रहा है 2x का, तो 2x का फर्दर डेरिवेटिव लोगे 2 के बराबर, 2x का फर्दर डेरिवेटिव लोगे 2 के बराबर। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो, तो भाई माइनस के साइन को मैं स्टार्टिंग में शिफ्ट कर देता हूं, और एक दफा 2 का 2, ये आ गया cos 2x, आगे आ गया sin 2x इंटू 2 का 2। अब देखो एक आंसर तो इस क्वेश्चन का ये हो सकता है कि 2 2 जार 4 इंटू कॉस 2x साइन 2x, या फिर इसका एक आंसर क्या हो सकता है, 2 cos 2x साइन 2x। या फिर एक तरीका सॉल्व करने का क्या है कि हमें पता है कि साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, साइन का डबल एंगल फॉर्मूला होता है 2 साइन एंगल इंटू कॉस एंगल, ऐसा ही है। तो यहां पे देखो भैया, अगर मैं देखूं तो 2 भी आ रहा है, फिर कॉस एंगल साइन एंगल भी आ रहा है, तो यहां पे अगर मैं इसको इंक्लोज करवाऊं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा साइन का डबल एंगल फॉर्मूला क्लोज, यहाँ पे ये 2 फॉर्मूले का, और यहाँ पे एंगल क्या है, एंगल बराबर है मेरे पास 2x के, और बाहर वाला 2 इसका रेडियस। तो इसका एक आंसर क्या हो सकता है, नेगेटिव का 2 साइन 4x के बराबर। इसका एक आंसर ये भी हो सकता है, पेपर में बहुत आया हुआ है क्वेश्चन। सिमिलरली जैसे मैंने आपसे कहा था, अगर पेपर में पूछा जाता cos 2x के ऊपर स्क्वायर होता, ये स्क्वायर 2x के ऊपर होता, तो आप फिर सिंपल मेथड पे सॉल्व कर लेते। कैसे? कि भाई cos का डेरिवेटिव में फॉर्मूला, क्योंकि देखो cos का सिंपल साइन का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है, तो वहां पे आप सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो cos का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है बेटा मेरे पास सिंपल नेगेटिव का साइन, और जो भी एंगल आ रहा है मैंने उस एंगल को एडिटिव लिख दिया। फिर आगे जाके अब एंगल का डेरिवेटिव लूंगा, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव कैसे लोगे, एंगल आ रहा है 2x स्क्वायर, यानी कि 2x के ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। तो एंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4 का 4 इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव का मतलब है 2x का 2x, तो ये आ जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से 4 2 8x के बराबर। तो यानी कि फाइनल आंसर क्या होगा, नेगेटिव का 8x इंटू साइन 2x होल पावर स्क्वायर के। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये वाले क्वेश्चंस बहुत पेपर में आते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, तो भाई आपको मालूम होना चाहिए, अगर तो पावर आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट पे आ रही है तो पावर फॉर्मूला पहले अप्लाई करोगे, और अगर पावर आपके पास एंगल पे आ रही है तो आप सिंपल डेरिवेटिव का ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला पहले अप्लाई करोगे, और फिर एंगल का डेरिवेटिव ले लोगे। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। इस तरीके से देखो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। याद रखिएगा भाई, ये बेसिक ट्रिक्स होती हैं डेरिवेटिव्स के अंदर, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ट्रिगोनोमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नस्ट के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो इन तमाम चीजों की, अगर आप चाहते हैं कि आप प्रॉपर्ली ट्रिक्स को समझें, चीजों को पढ़ें, आपका कंप्लीट कोर्स कवर हो, तो आप बिल्कुल लाजमी तौर पे न्यू बैच को ज्वाइन करिएगा। न्यू बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है 7 फेब से। इस बैच की खास बात यह कि भाई इस बैच के अंदर आपकी ना सिर्फ नस की तैयारी कवर होगी, बल्कि नस के साथ फास्ट हो, यूईटी हो, जीआईकेआई हो, एनईटी हो, प्याज हो, आईबी हो, कॉमसेट्स हो, लम्स हो, पाकिस्तान की टॉप 25 यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन इस बैच में शामिल होगी। इस बैच में आपको तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स लाइव क्लासेस में कवर करवाए जाएंगे, तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स इस बैच में कवर करवाए जाएंगे, चाहे वो आपके पास इंजीनियरिंग की मैथ्स हो, बिजनेस की मैथ्स हो, नस बिजनेस स्कूल की मैथ्स हो, यूईटी की मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, कंप्यूटर हो, डिपेंडिंग अपॉन आप कितनी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हो। पाकिस्तान की टॉप 25 यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन इस बैच में शामिल होती है। इसके अलावा लाइव क्लासेस के अंदर बेटा कंप्लीट कोर्स ना सिर्फ कवर होगा, आपके प्रॉपर्ली डाउट सॉल्विंग की अलग क्लासेस होती हैं, आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, चाहे वो आपके एफएलपीज हो, चाहे वो आपके वीकली टेस्ट हो, चाहे वो आपके मंथली टेस्ट हो, चाहे वो आपके हाफ ईयरली और क्वार्टरली बुक्स के टेस्ट हो। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस बैच के अंदर तमाम का तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करते हैं, टॉपिकल पास्ट पेपर्स विद सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं, टेस्टों का
आपको वीडियो सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड किया जाता है, प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं विद प्रॉपर टाइमर, किस तरीके से नस्ट में टाइमर चल रहा होगा, फास्ट में चल रहा होगा, एनईडी में चल रहा होगा, आईबी में चल रहा होगा, उस तरीके से एक प्रॉपर टाइमर वाले टेस्ट आपके होते हैं कि एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट का आपको एहसास हो सके। आपको तमाम की तमाम क्लासेस के अंदर पाकिस्तान की बेस्ट एप्टीट्यूड की फैकल्टी पढ़ाती है कि जो आपको टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज साथ साथ डिफाइन करती है, आपको साथ साथ वो डिफाइन करती है कि किस तरीके से आपने लिमिटेड टाइम के अंदर कंप्लीट कोर्स को कवर करना है। ये एप्टीट्यूड की फैकल्टी आपको एक एक चीज सिखाएगी भी, पढ़ाएगी भी, गाइड भी करेगी रिगार्डिंग द एप्टीट्यूड कोर्स, रिगार्डिंग द शॉर्टकट्स, रिगार्डिंग द टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, रिगार्डिंग द पर्टिकुलर कोर्स कंटेंट। एक एक चीज आपको बैच में लेके चली जाती है। इस बैच के अंदर आपको पूरा का पूरा कोर्स मल्टीपल टाइम कवर होगा। ये जो फीस आप दोगे बेटा, वो फीस सिर्फ 1 महीने 2 महीने की नहीं होगी। जब तक के एप्टीट्यूड यूनिवर्सिटीज के टेस्ट चल रहे होंगे तब तक ये आपका बैच चलेगा। ऑल्दो 2 महीने में 3 महीने में कोर्स कवर हो जाएगा, मगर उसके बाद मल्टीपल टाइम आपको लाइव सेशंस के अंदर कोर्स पूरा रिवाइज करवाया जाएगा, कवर करवाया जाएगा। सो प्लीज मेक इट श्योर कि आप लाजमी तौर पर इस बैच का हिस्सा बने। अच्छा भाई, आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। एग्जामिनर कहता है अ फंक्शन विल हैव मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू c if function is positive, null, zero, none of these। भाई याद रखिएगा, दुनिया के अंदर फंक्शन की वैल्यू आपको मिनिमम कब मिलेगी? अ फंक्शन विल हैव अ मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू c if f डबल प्राइम x इज पॉजिटिव। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी? अगर तो f डबल प्राइम x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो आपको मिनिमम वैल्यू फंक्शन देगा। अगर f डबल प्राइम x की वैल्यू लेसर देन जीरो होगी तो फंक्शन आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो ये वाइस वर्सा काम चल रहा होता है। तो भैया देखो, करेक्ट आंसर क्या होगा? f डबल प्राइम c इज पॉजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेशर स्टेशनरी पॉइंट्स का ये कॉन्सेप्ट बहुत पेपर में आता है कि f प्राइम x इक्वल टू जीरो के ऊपर क्या होगा, यानी कि फंक्शन मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत आता है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट है डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर। तो भाई इस तरीके से हमारी आज की क्लास के क्वेश्चंस अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचते हैं। इट वाज ओवरऑल अ गुड पेपर। तो भाई यहाँ पे हमारे पास टॉप 10 एमसीक्यूज हमारे अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाजमी तौर पे कोशिश करें कि बेटा साथ साथ चीजों को कवर करें, साथ साथ चीजों की तैयारी करें। आपने ये चीज मेक श्योर करनी है कि आप चीजों को कवर करें। आप जो भी मेहनत कर रहे हैं बेटा, जिस तरीके से भी तैयारी कर रहे हैं, मगर एटलीस्ट पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज को लाजमी आपने कवर करना है, बिकॉज दीज एमसीक्यूज विल श्योरली हेल्प यू इन नस एग्जाम। ये एमसीक्यूज आपके लिए बेतहाशा फायदेमंद होंगे, तो इसका आपने बड़ा ख्याल रखना है। तो यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम साइनिंग ऑफ। न्यू बैच स्टार्टिंग फ्रॉम द 7th of Feb, उसको लाजमी तौर पर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू सो मच।